अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर भारत की और मोदी सरकार की बैंड बजा दी है। भारत जिसको पाकिस्तान की बात समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया ने उसको बात समझाने की कोशिश की, लेकिन अखंड भारत के झंडे पर कायम, हिंदुत्व मंसूबे पर कायम मोदी सरकार वो ये समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान क्या दुनिया भर को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे के ज़रिए से दुनिया को गुमराह कर सकते हैं। तो अब उनको दुनिया की तरफ से भी शटअप कॉल आना शुरू हो गई है। और बिलखसूस जो जो वो घमंड करता है कि हम दुनिया की एक बड़ी एक मुआशी ताकत है, तो उसकी मुआशी ताकत का भी आज शायद आहिस्ता आहिस्ता तोड़ निकालने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और उसके साथ जब पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जो आपने माजी के अंदर मकाराना और शातराना चालें चली 1971 के अंदर, बिलखसूस मक्ती बानी तहरीक के ज़रिए से पाकिस्तान को दो लख्त करने के अंदर किरदार अदा किया। अब हमने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के ज़रिए से 1971 की जंग का भी बदला आपसे ले लिया है। तो लिहाजा आप बाज आ जाएं और जो पाकिस्तान अमन चाहता है उसके लिए बैठ के बात करते हैं। उसके साथ चीन ने भी भारत की नींदें उड़ा के रख दी हैं। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं और क्या मोदी सरकार को ये अकल ठिकाने आएगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे कि इंडिया ने बड़े शौक के साथ पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला किया और इंडस वाटर ट्रीटी मुआहदे को सस्पेंड किया। अब जिन्होंने ये मुआहदा करवाया था, जो इस मुआहदे के कस्टोडियन हैं, उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि हुकूमत ने माली मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरियों को उनकी बड़ी तबाही से दो चार होने से बचाने के लिए ग्रैंड पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन को, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के सार्फिन को बिलखसूस ₹1.87 फी लीटर अदा करना होंगे, जिससे 12 माह के दौरान ऑयल रिफाइनरियों को और ओएमसीज को 34 अरब रुपए की पेमेंट की जाएगी। ऑयल का मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन कुछ दिनों के लिए मौखिर कर दिया गया है। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सईद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। खालिद साहब, आप भी बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि मोदी के जो स्ट्रेटजी है, जो भारत की प्रोपेगेंडा था, जो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके नतीजे में सिर्फ और नहीं तो ये 20-21 दिनों के अंदर भारत ने अपना सत्यानाश कर लिया है। जो उसका दुनिया के ऊपर एक भरम कायम उसने किया हुआ था, एक झूठा भरा भी सही, वो टूट गया है। और पाकिस्तान जिससे मुतल्लिक उसने एक साजिश प्ले तैयार की थी कि पाकिस्तान को बस उसके ऊपर मैं हमला भी करूंगा और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरी फौजें होंगी और पाकिस्तान हमसे माफ़ी तलाफ़ी करेगा, और आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी उसने नज़रें जमाई हुई थी। सारे प्लान उसके कुदरत ने खाक में मिला दिए। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान डेली उसको समझाने की कोशिश करता है कि मोदी होश के नाखुन लो, मोदी बैठ के बात करो, मोदी प्रोपेगेंडे का सिलसिला छोड़ दो। लेकिन वो कभी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो हिट हुए हैं, वो लीकेजेस हो गई है, दुनिया की टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर वो कहते हैं ना कि 100 सुनियार की और एक लोहार की। दुनिया का लोहार इस वक्त एक ही है, जिसका नाम है अमेरिका, और उस अमेरिका का सदर है सुनियार, लोहार है, उसका नाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। वो एक ही चोट मारता सब कुछ हिल के रह जाता है। अब उसने ताज़ा तरीन चोट मोदी सरकार पर क्या लगाई है कि बॉर्डर के उस पार से वो चीखें आ रही। बड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी साहब, जो सफ़र है ना शाइनिंग इंडिया से टू डार्कनिंग इंडिया, ये शुरू हो चुका है। अच्छा। और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। वो दुनिया की तीसरी बड़ी मौशियत कहते थे। कौन सी तीसरी बड़ी माशी ताकत? कौन सी तीसरी? कैसे वो तीसरी ताकत है? सबसे बड़ी माशी ताकत जो है चाइना है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि यूएसए है स्टिल। उसके बाद फिर जापान आता है। उसके बाद फिर और बड़ी वेस्टर्न जो कंट्रीज आती हैं, पांचवी भी नहीं आप कह सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके जो फिगर्स हैं कि कोई उनके आदाद-ओ-शुमार के अंदर भी गोरख धंधा है, कोई बिल्कुल उनकी जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर वो कहते हैं जी हम 91 से हम जो अपने आप को हमने इम्प्रूव किया है, तो इसका मतलब क्या है? 91 से अगर आप शुरू होते हैं तो तकरीबन 2025 है, तो 35 साल या 34 साल में अगर इन्होंने अपनी ग्रोथ को 4-5% से ऊपर रखा है,
तो इतनी वहाँ पे पॉवर्टी क्यों है? अगर रखा है तो इनके लोग फिर बाहर जाके इकोनॉमिक गेन्स के लिए क्यों जा रहे हैं बाहर? इसीलिए जा रहे हैं ना कि जॉब्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इसीलिए तो ये तो कहते हैं कि ग्रोथ होती है ऑल द टाइम। तो अगर ग्रोथ हो रही है तो इनके लोग जो हैं, इनका डायस्पोरा बाहर बढ़ता क्यों चला जा रहा है? मिडिल ईस्ट में देखो, अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? और गुर्बत भी क्यों बढ़ रही है, गुर्बत का उन्होंने क्यों नाम नहीं लेते? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो जो बताते हैं वो एक्चुअली होते नहीं हैं, वो भी जो है ना फज्ड फिगर्स होती हैं। जैसे ये झूठ बोलते हैं ना, जैसे उन्होंने मीडिया ने झूठ बोला है, मोदी का जो मीडिया है उसने जो जंग के हवाले से, पाकिस्तान में हमले के हवाले से झूठ बोला, ऐसे वो उसको प्रमोट करने के लिए, उसके इमेज को बरकरार मजीद बनाने के लिए वो शाइनिंग इंडिया का रट लगाते थे, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं शाइनिंग इंडिया। तो ये इनका जो है ना ये ढोंग है, और ये भरम रखा हुआ है वहाँ के मीडिया ने और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, क्योंकि वो सारे का सारा जो कब्जा है वो मोदी के दोस्तों ने वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो मेन चैनल्स हैं खरीदे हुए हैं, तो इसलिए वो प्रमोट करते रहते हैं। और इसीलिए जब भी कोई वहाँ पे थोड़ी उसकी मुश्किल पेश आती है तो उनका जो शाइनिंग इंडिया का जो सारा का सारा एक होता है ना, वो भरम टूट जाता है ऑल द टाइम। तो ये कैसी इकोनॉमी है जो स्ट्रांग फुटेज पे कायम नहीं है, स्ट्रांग फाउंडेशंस पे कायम नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। तो ये एक्सपोज हुए हैं जब पाकिस्तान ने अपनी एयर डोमिनेंस मेंटेन रखी है इस दफ़ा, और उनको ठीक ठाक जब हमने नुकसान पहुँचाया है, तो जो हवाएं हैं वो पाकिस्तान के हक़ में, मैं कहूँगा चले ना चले, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ चलनी शुरू हो गई। और जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज ही तकरीबन जो है एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इंडिया को उन्होंने कहा है जी कि जो एप्पल कंपनी है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। क्या वजह है? इसलिए कि उनके टैरिफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसने इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि अब एप्पल जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? चाइना होगी दोबारा। अच्छा। ठीक है ना जी, क्योंकि चाइना के साथ अपने वो मामलात जो हैं वो सेट कर रहा है, और उन्हें से समझ आ गई है कि यार हम जिस घोड़े को तैयार करना चाहते हैं ना इस रीजन में, वो इस लायक नहीं है। पाकिस्तान से मार पड़ी है ठीक ठाक, खाम भाई हम इधर पैसे भी लगाते हैं, झूठा है, और जो इकोनॉमी है वो भी शैलो है। ठीक है ना। अगर स्ट्रांग फुटेज पे और स्ट्रांग फाउंडेशन हो इकोनॉमी पे, तो भट्टी साहब जैसे ये बताते हैं कि हमारी 7% ग्रोथ है, 6% ग्रोथ है हर साल, और डेकेड्स 2-3 डेकेड से ये बता रहे हैं हमें, तो फिर क्यों लोग इनके बाहर जाते हैं इकोनॉमिक गेन्स के लिए, वहाँ पे कमाने के लिए, और पावर्टी लेवल इनका क्यों नहीं कम हो रहा? तो इसका मतलब ये है कि फिगर फजिंग हो रही है वहाँ पे। तो ये सब जो है ना ढोंग है। अब जो सुनाई है ट्रंप ने उसको, तो ये ट्रंप से खरी सुनाई है। और वो जो F-35 जो लेना चाह रहा है इंडिया, मेरे ख्याल में अब यूएस से उसको नहीं देगा, क्योंकि यूएस समझता है कि जो फ्रांस के साथ उन्होंने राफेल के साथ किया है इनकी, क्योंकि इनको चाहिए कि वो जो जब जहाज़ चलाते हैं ना और पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, तो पीछे ना एल बड़ा सा लिख दिया करें, लर्नर, ताकि पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है ना वो उनको फिर ना स्ट्राइक डाउन ना करे, ताकि वो उन्हें तरस आ जाएगा पाकिस्तान को कि यार ये तो बड़े लड़ने गए, ये तो सीख रहा है अभी, तो ये क्या लड़ने आ गया हमारे साथ। तो इनकी फ़ज़ाइया जो है अप टू द मार्क नहीं है। तो वो F-35 जो है अब जो 5 जनरेशन का, वो क्यों उनको देगी? जलील करवाना है। हाँ, अलबत्ता ये मैं आपको ख़बर दे देता हूँ कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं इस वक्त चाइना है, और वो जो है J-35 कि जो हमने जहाज़ लेने हैं, एक पूरा स्क्वाड हमने लेना है, उसको वहाँ पे उड़ा रहे हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ज़ाब्ता मुआहदा भी हो चुका है दिसंबर 2024 में। तो और इंडिया को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना हमारा मज़ीद जो अच्छा जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो भी हम उनसे प्रोक्योर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब समझ आ गई है चाइना को भी कि चाइना के जो पायलट्स हैं वो भी पाकिस्तानी पायलट से सीख रहे हैं। हालांकि ये उनकी इन्वेंशंस हैं, लेकिन वो सीख पाकिस्तानी पायलट्स के रहे हैं कि हाउ टू फाइट, वेरी गुड, हाउ टू फाइट इन द एयर। ये वो उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जंग नहीं की। तो लिहाजा वो भी जो है ना पाकिस्तान को रश की निगाह से देख रहे हैं, और जो पार्टनरशिप है बड़ी लीथल किस्म का कॉम्बिनेशन बन गया पाकिस्तान के फ़ज़ाइया से भी सेलिब्रेशन की हमें वीडियोस आती नहीं, चाइना के अंदर बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चाइना ने जो घेरा है ना वो डालना शुरू कर दिया है। पहले मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि लद्दाख का जो एरिया है वो 38
1000 किलोमीटर का एरिया जो है वो मुक्के मार के ना जी, और डंडे मार के वो उन्होंने हासिल किया हुआ है चाइना ने। अब तो बात अरुणाचल प्रदेश की तरफ, अब जो बात जगनान की तरफ चले गए, जगनान इधर आए तो जगनान का उन्होंने एरिया, उन्होंने कहा ये हमारा एरिया भाई, उन्होंने काफी सारे मुकामात के नाम ही तब्दील कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, तारीखी जोग्राफियल ऐसे हमारा हिस्सा है, भागो यहाँ से निकलो। हाँ जी, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब इनका जो सफर है ना शाइनिंग इंडिया से डार्कनिंग इंडिया की तरफ, अब वो तेजी से शुरू हो गया है। साहब ये तो वो एग्जांपल है जो हमने पढ़ी थी और सुनते भी अपने मुआशरे में आसपास कि किसी ने घेर के मारना। हाँ। ये तो इंडिया का वही शिक्षण हो रहा है इसकी अपनी हरकतों की वजह से, अब ये घेरे में आ चुका है, घेरे में आ चुका है। और विद इन द कंट्री क्या हो रहा है उसके साथ, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो डोमेस्टिक पार्टीज हैं, जो लीडिंग पार्टीज हैं, वो इसका घेराव कर रही हैं अब पॉलिटिकल। तो मैंने कल जिक्र किया था ना कि ये अब इसकी जो पॉलिटिकल मौत है ना, अब वो अनकरीब वाक़या हो जाएगी। अब नेक्स्ट इलेक्शन तो ये लड़ेगा नहीं। और इसकी जो पार्टी है बीजेपी की, और आरएसएस और हिंदुत्व जो स्टाइल है, आपको पता है कि गांधी को किसने मारा था? आरएसएस के बंदे ने। और जो इसने मारा था उसको ये जो है ना इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने फादर ऑफ द नेशंस को मार, तो इस किस्म के ये जो है ना लोग हैं हिंदुत्वा और हिंदुस्तानी, और ये मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में। तो ये इन्होंने ना एक कॉन्कॉक्टेड किस्म की फिगर्स बनाई हुई हैं एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। हमारे नाज़रीन को हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये वीडियो स्टेटमेंट ये आप नाज़रीन सुनिए, जिसके अंदर उन्होंने अमेरिकी कंपनी जो एप्पल आईफोन तैयार करती है उसको उन्होंने क्या पैगाम दिया है, किस अंदाज में दिया है। तो जरा नाज़रीन ये जरा क्लिप सुनिए अमेरिकी सदर क्या कह रहे हैं। Apple, as you know, is coming in, and I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend, I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now here you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India, and they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years, and now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. नाज़रीन ये आपने क्लिप मुलाहिजा किया अमेरिकी सदर क्या कह रहे थे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और खालिद साहब से जानेंगे कि भारत ने सबसे पहला पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, आर्मी पाकिस्तान पे हमला किया, वो था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और कहा जी पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक लेंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में शिमला मुआहदे को तो रोक दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने बताया था कि ये अहमकाना हरकत है, ये वर्ल्ड बैंक के लेवल पर उसकी सालसी में ये मुआहदा तय पाया हुआ था कि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर के ऊपर बाहमी तौर रजामंदी से इसको अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, एक तरफा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। भारत को समझ ना आई, फिर भारत ने हमला किया, फिर भारत के होश ठिकाने आई। अब इंडिया पानी के पर भी फंसा हुआ है। मोदी जिसमें कहता है कि पानी और खून साथ साथ नहीं चल सकते, तो हमने भी कहा कि ये मामला फिर ऐसे भी नहीं चल सकती, पाकिस्तान पर अभी जारी तो होगी। अब वर्ल्ड बैंक के सदर ने उन्होंने क्या कहा है एक आलमी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, ये सुनिए और फिर खालिद मुस्तफा साहब से इसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस और इसके इफेक्ट जानेंगे। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. नाज़रीन ये थे अमेरिकी ये वर्ल्ड बैंक के ये थे नाज़रीन वर्ल्ड बैंक के सदर जी। खालिद साहब आपने भी सुना। अच्छा साहब ये तो मुझे लग भी इंडियंस रहे, मुझे कुछ सिख बिल्कुल इंडियन ओरिजिन के ही लग रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल इनका नाम है अजय बंगा। अच्छा ठीक है ना, और ये सिख हैं, इंडियन आजाद है। अभी तक शहरियत ने जब्त की मोदी ने और नहीं सर मजाक है, मजाक है, आप समझते नहीं है। ये जो है ना चढ़दा पंजाब इनके जो लोग हैं हिंदुत्व वाले ने पहुंच रहा, आरएसएस ने पहुंच इसके घर तोड़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। मतलब ये ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं, उसके पांव पड़ जाते हैं और कमजोर को कोशिश करते हैं मजलूम निहत्ते कश्मीरियों को गला से पकड़े। आपको पता है पाकिस्तान की विक्ट्री को सिखों ने कितना सेलिब्रेट किया वहाँ पे? बिल्कुल किया, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया उन्होंने। आप उनके सोशल मीडिया में आम जो लोग हैं सिख जो हैं चढ़दा पंजाब, वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हैं।
और उन्हें पता है, क्योंकि ऑल द टाइम ये उनकी फसलें तबाह कर देते हैं बॉर्डर एरियाज में। उन्होंने कहा था जी गुजरात के बॉर्डर पे आप जाकर लड़ाई करें, आप हमारा बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं ऑल द टाइम। और वैसे भी हमारे पाकिस्तानियों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। हमारा जो खाना काबा है वो पाकिस्तान में है गुरु नानक का, तो वो जब यहाँ पे आते हैं, पंजा शरीफ आते हैं, हसन अब्दाल आते हैं और भी अपने मकामात पे आते हैं, तो जो पाकिस्तानियों से उन्हें प्यार मिलता है, जो उनके लोगों को मोहब्बत मिलती है, तो वो सिख जो है ना वो ज़्यादा हमसे खुश हैं, और क्योंकि हम उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं और वो जो हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, ये जो सदर अजय पंगा साहब हैं, ये हैं वर्ल्ड बैंक के सदर हैं इस वक्त। इन्होंने वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो यूनिलैटरली इसको सस्पेंड कर सकता है, तो ये हो ही नहीं सकता। मोदी के तो ये मोदी के मुंह पे ठीक ठाक उसने तमाचा मारा है, और उसने कहा है कि ये बिल्कुल ना करें आप। और ये जो हाँ अलबत्ता ये जो आप बायलैटरली अगर दोनों पार्टी से राज़ी हो जाती हैं तो फिर इसको फर्दर नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन वो भी वर्ल्ड बैंक उसमें बैठेगा साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना इजी नहीं है। और आपको पता है कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बॉर्डर एरियाज पे गए हुए थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहीं पे मौजूद थे, हमारे एयर चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। ये होती है फतह का जश्न, बिल्कुल। और उन्होंने वहाँ पे जो मैसेज दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन के हवाले से, और नीलम झेलम पे जो तुमने हमला किया, और अगर हमारा इस पे ज़्यादा नुकसान होता तो हम बगलियार प्रोजेक्ट को हम उड़ा के रख देते, जितना भी है सलाल प्रोजेक्ट, दस्ती प्रोजेक्ट्स और जितने भी और प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, और हम उसको उड़ा के रख देते। और मैं आपको बताऊं, ये जो कभी फ्लक्चुएशन करता है ना पानी की, और इंडियंस बड़े सेलिब्रेट करते हैं जी देखें जी पानी खोल दिया, पानी बंद कर दिया। ये इन्हें पता नहीं है कि जब भी अब हम वर्ल्ड बैंक में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या न्यूट्रल फोरम के न्यूट्रल एक्सपर्ट के फोरम पे जब ये दोनों मुल्क जाएंगे किसी भी फ्यूचर में, ये वारदात इनके गले पड़ेगी, इन वारदात गले पड़ेगी, और वो इनको कोई प्रोजेक्ट लगाने नहीं देगा वर्ल्ड बैंक, और कहेगा कि आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बेशक आपने रन ऑफ द रिवर लगाया, लेकिन मैनिपुलेट करने के लिए आपको नहीं इजाज़त दी थी हम लोगों ने। तो ये इन्होंने अपना जो केस है ये जो है इंतहाई कमज़ोर कर लिया इस हवाले से। मैं इसके साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा नाज़रीन कि जैसे कि अभी खालिद साहब ने बैकग्राउंड के ऊपर बात की, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर शहबाज शरीफ हों, आर्मी चीफ हों, उन्होंने पसरूर के सरहदी इलाके में जाकर वहाँ पे सेलिब्रेट किया, अपनी फतह को दुनिया को बताया, और मोदी को वाज़े पैगाम दिया कि हमने 1971 का भी बदला ले लिया है, और उसके साथ दोबारा तुमने जारियत की, आबी जारियत कोशिश की, फिर भी तुमसे भरपूर किस्म का तुम्हें जवाब दिया जाएगा, लिहाजा आओ बैठे, चूँकि हम अमन चाहते हैं। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को हम तवक्को करते हैं कि मोदी कमज़ोरी नहीं समझेगा। अपने खित्ते, अपने मुल्क और पूरे जनूबी एशिया के अमन के लिए उम्मीद करते हैं कि उसको ये सोचने पर मजबूर होगा कि मैं बैठकर बात करूं। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि हुकूमत ने ग्रैंड पैक की तैयारी कर ली है, जिसके मकसद ऑयल रिफाइनरी को बड़ी तबाही से जो चाह रहे हैं उससे निकालना है। खालिद साहब, अल्टीमेटली ECC ने एक बड़ी सीक्रेट मूव के तहत ना ये सारा काम किया है। अभी तक उन्होंने इसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं की, जो कि अमूमी तौर पर प्रेस रिलीज जारी की जाती है, लेकिन हम भी फॉलो कर रहे थे। डेफिनेटली इन मामलों को हमने बड़े से अलाइव रखा, टेकअप किया, इसके ऊपर हम बात करते रहे। अब ECC का जो डिसीजन हुआ है वो ये हो गया है, समरी एक ही बनी थी जिसके अंदर 3 कंपोनेंट थे, 2 कंपोनेंट डेफर हो गए, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन था, वो इनकी कमिटमेंट भी थी। उसके ऊपर डीलर्स की तरफ से किसी न किसी किस्म का रिस्पॉन्स भी आ सकता है, जो कि लास्ट टाइम उन्होंने स्ट्राइक दी थी, लेकिन इस वजह से की कि इन्होंने कमिटमेंट की थी। लेकिन रिफाइनरियाँ जो हमारी स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, हम पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई की बैकबोन है, उनका मसला हल कर लिया गया है। उनको जो GST एग्जेम्प्ट होने की वजह से जो उनको सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिल पा रही थी, और उसकी वजह से 34 अरब का रवा माली साल में नुकसान था, उसको हल कर लिया गया। 12 महीनों के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ऊपर ₹1.87 फी लीटर उसकी कीमत बढ़ाई जाएगी। थ्रू IFM उसको बढ़ाकर उसकी रिकवरी की जाएगी। डेफिनेटली अवाम ने उसको अदा करना है, चूँकि एक हठधर्मी थी FBR की, और उनकी अब ये जिसे हम कहते हैं डबल जियोपार्डी, ये वाली सिचुएशन होगी डेफिनेटली। लेकिन तो फिल वक्त रिफाइनरियों का मसला हल हो गया, वो 12 महीनों तक इसकी रिकवरी करेंगी, और आइंदा माली साल के बजट के अंदर अगर ये मसला हल ना हुआ तो फिर ये सिलसिला फिर आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ एक और काम किया है ECC ने बड़ी खामोशी के साथ, जो कि समरी का हिस्सा भी नहीं था, उसको खुद उन्होंने उसके अंदर डिसीजन ऐड करवाया कि पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 78 रुपये फी लीटर है, मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है, उसको अब
78 पैसे मजीद बढ़ाकर 90 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है, कि जब सिचुएशन क्रिएट हो, कीमतें कम हो रही हो, तो इसको आप मजीद बढ़ा सकते हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। और यानी आपके कहने का मतलब ये है कि उनके पास ये अथॉरिटी आ गई है कि वो भी, अगर दोनों जो पेट्रोलियम डिवीजन है और फाइनेंस डिवीजन वाले हैं, आफ्टर द गेटिंग द पॉजिटिव नॉड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसा है। वो जो है वो 90 रुपीज़ तक लेवी लेके जा सकते हैं। यानी आपका मतलब है जो कैप है उन्होंने 78 से बढ़ाकर 90 तक कर दिया है, लेकिन इस वक्त 78 ही है। इस वक्त 78 ही है, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा, लेकिन बिल्कुल ये ऐसा। उन्होंने सिर्फ अथॉरिटी हासिल कर ली है कि हम मुस्तकबिल में जहाँ तक जो है ना सीलिंग जो है, सीलिंग उन्होंने बढ़ा दी है, जी। कैप बढ़ा दी है, 90 तक लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक बिल्कुल है। ऐसा। तो ये हमने कहा कुछ इसका फॉलोअप था, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करें। हम तवक्को करते हैं कि आज के शो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खालिद मुस्तफा साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।